हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज द्वारा निर्धारित स्वीकृत कक्षा 12 के लिए हिंदी में विषय हिंदी आपका और विषय हिंदी में खंड का के हिंदी खंड का काव्य भाग है। और इसमें आज हम आपको पाठ 11 विविध के अंतर्गत मुझे कदम कदम पर, ये आपका पाठ है मुझे कदम कदम पर, और इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ये विविध पाठ का पाठ 11 है और विविध के अंतर्गत ये तीसरा पाठ है और तीसरे भाग की हम आज आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। कल हम आप लोगों ने बूंद टपकी एक नवशे इसका आपने अध्ययन किया था और पाठ पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में आपके, तो उस पर हम आप लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम आप लोग अध्ययन करेंगे कि पाठ 11 का विविध है और मुझे कदम कदम पर ये शीर्षक है और इस पर क्या बताया गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध की क्या विचार रहे हैं। आइए हम आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो पूरी प्रसन्नता के साथ, मन के साथ और उल्लास के साथ आइए। कभी देखिएगा, अध्ययन और अध्यापन में हम एक दूसरे से किसी भी प्रकार का वैरभाव न रखें। तो एक सुंदर सा श्लोक है जिसे आप उच्चारण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये प्यारे बच्चों जो आपका श्लोक है कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हमारी एक साथ रक्षा करो, एक साथ हमारा पालन करो, हम एक साथ मिलकर पराक्रमशाली बने और अध्ययन अध्यापन में कभी शिक्षा ग्रहण करने में एक दूसरे से किसी प्रकार का वैर भाव न रखें। ये अपने इष्ट से प्रार्थना की जाती है। तो आइए अब इसी के साथ हम आप लोग विविध में मुझे कदम कदम पर, देखिएगा इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी का हम लोग सबसे पहले इनका जीवन परिचय देते हुए इनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या मुक्तिबोध की रचनाओं पर का उल्लेख कीजिए। ये बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है और 5 नंबर का होता है, इसलिए आप संक्षेप में इनका जीवन परिचय देंगे। देखिए कैसे आप लिखेंगे, इस प्रकार से आप जीवन परिचय के लिए आप हेडिंग डालिएगा बीच में, और जिस प्रकार से ये बीच में गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा है ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर पूरा डालिएगा, प्रश्न संख्या और 3, 4, 5 जो भी हो, और उसके बाद खंड खा जो भी आए उसको आप लिखिएगा और फिर सीधा लिखेंगे गजानन माधव का जीवन परिचय। तो अब इसमें लिखेंगे मुक्तिबोध जी का जन्म ग्वालियर के, देखिए ग्वालियर आपका उत्तर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के एक कस्बे में सन 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर के कस्बे में ही इनका सन 1977 ईस्वी में जन्म हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक अध्यापक एवं पत्रकार के रूप में कार्य किया और इनका व्यक्तित्व अपनी पूरी पीढ़ी से में विशिष्ट रहा है। इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। प्रयोगवादी कविता से संबद्ध अन्य कवि जैसे रूमानी कविता से अलग हट करके नया प्रयोग करते हुए भी रूमानी संवेदना एवं भाषा से मुक्त नहीं हो सके, किंतु गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इससे पूर्णतः मुक्त भाषा एवं परिवेश के माध्यम से जीवन के गहन अनुभवों को अभिव्यक्ति दी है और सन 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अक्सर कर पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? तो आप बताएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कभी कभी आपसे पूछा था भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल आदि, ये गजानन माधव इसके लेखक है। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं और 2 प्रमुख रचनाओं को आप याद रखेंगे। अक्सर कर ये परीक्षा में पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक कौन है? तो आप बताएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी।
आइए अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं इनका काव्यगत विशेषताएं। बहुत संक्षेप में आप पढ़िएगा। काव्यगत विशेषताएं में देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष इनके दो पक्ष होते हैं और सबसे पहले इनका ये भाव पक्ष और इसी में कला पक्ष संक्षेप में आप देख लीजिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में भाव की गहनता एवं यथार्थ जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। इन्होंने काव्य में जो है भावों की गहनता और यथार्थ जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, उसको प्रकट किया है कि लोगों के सामने। और इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नवत हैं। कैसे आप लिखेंगे? निम्नलिखित है। भाव पक्ष में प्रयोगवादी कविता की श्रेष्ठतम कवि माने जाने वाली, ये श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं प्रयोगवादी कविता के श्रेष्ठतम कवि माने जाने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में जगत के यथार्थ जीवन का व्यापक अनुभव सशक्त भाव से मुखरित हुआ है। परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन एवं अनुभव वैचित्र के भावों को अभिव्यक्ति देने से इन्होंने देखिए परिवेश बोध है, परिवेश बोध जो वहाँ का कैसा परिवेश था उसका ज्ञान कराया। सामाजिक चिंतन एवं अनुभव वैशिष्ट जो वैचित्र है इनके भावों को अभिव्यक्ति देने में मुक्ति बोध को विशिष्टता प्राप्त हुई है। और प्रयोगवादी प्रवृत्ति की कुंठा एवं निराशा के जो स्वर हैं उस स्वर का तिरस्कार कर इन्होंने स्वस्थ रहा एवं मंगलकारी रूप में यथार्थ की अभिव्यक्ति की है। प्रयोगवादी काव्य का बिंब विधान प्रवृत्ति से ही अव्यवस्थित एवं अनगढ़ रहा है। मुक्तिबोध के काव्य में भी ये अव्यवस्था दिखाई देती है और इनकी बिंब रचना में सघनता और स्पष्टता का अभाव है। इन्होंने काल्पनिक एवं जादुई प्रतीकों के माध्यम से बिंबों का निर्माण किया है जो संवेदनात्मक अनुभूति की तीव्रता को तो प्रदर्शित करते हैं किंतु मस्तिष्क में किसी स्पष्ट चित्र का निर्माण नहीं करते। इनकी भाषा साहित्यिक है। देखिए कला पक्ष के अंतर्गत इनकी भाषा साहित्यिक है जो कहीं कहीं क्लिष्ट होकर के अभिव्यक्ति की तीव्रता को खंडित कर देती है, अर्थात स्पष्ट नहीं करती। ये इनकी काव्यगत विशेषता रही है। और बहुत संक्षेप में जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। इनकी रचनाएं प्रमुख है और ये साहित्यिक मतलब हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए आपके पाठ्यक्रम में है और इसका अगला इन्होंने लिखा है मुझे कदम कदम पर। देखिए बहुत सुंदर रचना है इनकी। कवि को बहिर्जगत में इतना मनोरम, बहिर्जगत में अर्थात इस संसार के बाहर बहिर्जगत में इतने मनोरम, इतने प्रभावपूर्ण और सुंदर दृश्य अपनी चारों ओर देखने को मिलते हैं कि वह उन्हें निरंतर देखते रहना चाहते हैं, उसमें अनवरत प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहते हैं। ये संसार ही कुछ ऐसी मान्यता वाला है। कवि इससे ही रचना की प्रेरणा ग्रहण करता है और कभी कभी इतनी अधिक मात्रा में कि उसके लिए चयन करना कठिन हो जाता है। दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह रहित रचना दृष्टि यदि रचयिता के पास रहे तो उसकी रचना में सदा नवीनता बनी रह सकती है। और मुक्तिबोध यही भाव अपनी इस रचना में हमारे मन में जगाना चाहते हैं। आइए इन्होंने क्या कहा है गजानन माधव ने। सबसे पहले आप देखिएगा ये जो पद्यांश दिया गया है इसका हम आप लोग को संदर्भ सहित हिंदी में इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएं उनका सहज ढंग से आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। तो देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है आपके छंद में। देखिएगा हमने इसमें छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया है तो इसमें छंद मुक्त है। इसको सस्वर वादन आपको करने में कहीं न कहीं आपको कठिनाई का अनुभव। देखिए दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे, कुंडलियां, बरवै तो जो आपको सवैया, मनहर, कवित्व ये छंद जो आप पढ़ते हैं उन छंदों से ये भिन्न अर्थात मुक्त छंद कहलाता है और उसमें कोई छंद स्पष्ट नहीं है। क्या कहा इन्होंने, आइए इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो आपके सामने दिया गया है, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती।
मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, अजीब सी आकुलाहट दिल में गुजरती उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, क्या जाने या जाने क्या मिल जाए। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक ओर में से तेरे आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी कहानियां लेकर, और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं, जहाँ जरा खड़े होकर कुछ बातें कुछ करता हूँ, वहाँ उपन्यास मिल जाते हैं। और इन उपन्यासों की कथा उपन्यास कैसे हैं? दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्र के आख्यायन, जमाने के जानदार सूरें व आयतें सुनने को मिलती है। कविता मुस्करा लाख डांट करती हैं, यह कविताएं मुस्कुरा लाख डांट करती हैं, प्यारे बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ती है। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती है कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए, 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, घर पर भी देखिएगा लेखक कैसे लिखता है कि घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं। बाहें फैलाए रोज मिलती है सौराहें, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नवजीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उनको सताता है, और वो ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। लेखक ने स्पष्ट किया कि वो ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। ये प्रस्तुत जो काव्यांश है चांद का मुंह टेढ़ा है, इससे लिया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है अर्थात
इससे लिया गया है। तो आइए मुझे कदम कदम पर इस प्रकार से इसको हम आप लोग इसकी व्याख्या को सुनेंगे। पहले आप इसका संदर्भ जान ले। प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवादी कविता के श्रेष्ठतम कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा विरचित चांद का मुंह टेढ़ा है से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। या आप लिख सकते हैं, दूसरा संदर्भ है सरल भाषा में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी में काव्यांजलि के मुझे कदम कदम पर नामक शीर्षक से या नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता प्रयोगवादी कविता के श्रेष्ठतम कवि श्री गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। तो इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम भी आप उल्लेख करते हैं। तो आइए अब इसका संक्षेप में हम आप लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, प्रसंग जान लीजिएगा। यहाँ पर कवि ने वाह्य जगत को देख करके उससे प्रेरणा ग्रहण करनी की है। वाह्य जगत को देख करके प्रेरणा ग्रहण की है कि वाह्य जगत के अनेक रमणीय चित्र प्रस्तुत करते हुए गजानन माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं कि मुझे कदम कदम पर अपनी बाहें फैलाए हुए असंख्य चौराहे मिलते हैं। बाहें फैलाए हुए कैसे? मुझे कदम कदम पर बाहें फैलाए हुए चौराहे मिलते हैं, असंख्य चौराहे मिलते हैं। और वो ऐसे चौराहे हैं कि एक पैर रखते हैं तो 100 राहें, 100 रास्ते उससे निकल पड़ते हैं। उन चौराहों पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही मैं अपना कदम बढ़ाता हूँ, वैसे ही मुझे उनमें से कितने ही दूसरे या अनेकों मार्ग निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं और मैं उन समस्त मार्गों से होकर जाना चाहता हूँ। और कविवर गजानन माधव मुक्ति बोध जी के लिए इस कथन का आशय यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के अनेक विकल्प होते हैं और ये विकल्प नित्य प्रति व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। यदि व्यक्ति कोई विकल्प स्वीकार कर लेता है तो उसमें से भी अनगिनत विकल्प प्रकट होने लगते हैं। इसलिए गजानन माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं कि इन मार्गों या इन विकल्पों के अनुभव और उन सभी के अपने स्वप्न भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उन अनुभवों को देखिएगा, स्पष्ट किया है कि उनमें कहीं न कहीं ये जो अनुभव हैं ये अजीब से लगते हैं, बहुत ही अटपटे से लगते हैं। और इतना कह दिया कि उन अनुभवों से सीख करके मैं और भी अधिक गहराई में उतरना चाहता हूँ, जी कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। यही दिया उन्होंने कि मैं उन अनुभवों से सीख करके और भी अधिक गहराई में उतरना चाहता हूँ। क्यों? मेरे मन में ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि अनुभव से अलग कोई और विचित्र अनुभव भी मुझे कभी न कभी प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ मुझे ये भी भ्रम होने लगता है। क्या भ्रम होता है? कि प्रत्येक पत्थर चमकते हुए हीरे के समान होता है और प्रत्येक वक्ष स्थल के अंदर एक व्याकुल आत्मा विद्यमान रहती है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सुस्मित विमल सदा निरा है, अर्थात स्पष्ट किया कि मुझे प्रत्येक मंद हंसी में सदैव जल से भरी रहने वाली या जल से प्रवाहित होने वाली नदी का प्रवाह जैसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी भ्रम होता है कि प्रत्येक मनुष्य की वाणी में महाकाव्य की अथाह वेदना छिपी हुई है या अथाह वेदना है। ये पीड़ा माने वेदना होता है।
मैं कुछ क्षण के लिए या कुल पल माने ये पल दिया है, पल माने होता है क्षण। मैं क्षण भर के लिए या कुछ क्षण के लिए इन सब से गुजर जाना चाहता हूँ, इन सब का अनुभव लेना चाहता हूँ और प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ, अर्थात तो उन सब का अनुभव प्राप्त करके प्रत्येक मनुष्य के हृदय की अतल गहराइयों का, जितनी भी गहराइयां हैं उन गहराइयों में से तैर करके ऊपर आना चाहता हूँ। ये लेखक का मंतव्य है। और मैं स्वयं को अर्पित इस प्रकार मैं स्वयं को अर्पित या खुद सा, स्वयं माने खुद होता है, खुद ही को अर्थात स्वयं को अर्पित सा किए फिरता हूँ, अर्थात भ्रमण करता रहता हूँ, फिरता हूँ, भ्रमण करता हूँ। अजीब है जिंदगी, वास्तव में यह जीवन भी विचित्र है। और अजीब माने विचित्र है या अनोखी है, जिसमें खोज की अनगिनत विकल्प और अनंत मार्ग हैं। इसमें अनंत विकल्प हैं और अनंत रास्ते भी हैं। इसी के साथ आइएगा, कहानियां लिखकर और मुझको कुछ देख करके, जब हम कहानियों का अनुभव करते हैं, कहानियां लेकर के और मुझको कुछ दे करके ये चौराहे फैलते हैं, जहां जरा खड़ा होकर के भी, यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि जहां पर खड़े होकर के मैं या रुक करके मैं थोड़ा सा स्थिर रह करके कुछ बातें कुछ करता हूँ, अर्थात कुछ उनके बारे में अध्ययन करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या कितना बेहतर है, किस तरीके से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इसमें क्या क्या गुण विद्यमान है, क्या अवगुण विद्यमान है। तो इसी प्रकार की कहानियों का अनुभव किया यहाँ पर। अब आइएगा उपन्यास के बारे में। ये अनेकों जब देखता हूँ और उस पर चिंतन करता हूँ तो उसमें कहानियों में भी उपन्यास मिल जाया करते हैं। और इन्हीं में देखिएगा दुख की कथाएं मिलती हैं, यहाँ पर दुख की कथाएं मिलती हैं। तो इन उपन्यासों में आपने देखा कि कहानियां प्रत्येक के जीवन में, इसमें हंसी खुशी भी है और इसमें दुख की अर्थात लोगों के मन की पीड़ा है, लोगों के हृदय की जो वेदना है, उस वेदना की कथाएं भी मिलती हैं। और ऐसी तरह तरह की उसमें नाना प्रकार की लोगों की शिकायतें भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। अहंकार का भी इसमें विश्लेषण दिया जाता है, चारित्रिक आख्यान भी होता है कि चरित्र का निर्माण कैसे कैसे चरित्र हैं, कैसे कैसे लोगों के आचरण हैं, उसका भी आख्यान पढ़ने को हमें मिलता है। जमाने की जानदार सूर्य, अर्थात इस जमाने की, इस संसार की जो जानदार अर्थात जो जिंदा है, जो सजीव है, ऐसी सूरें हैं, ये कहावतें हैं, ऐसी आयतें हैं, ये कुरान शरीफ में भी हमेशा हमें सुनने को मिलती हैं। और इसी के साथ आइए कविताओं की ओर देखिएगा। हिंदी की अनेक विधाओं का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया है कि कविताएं मुस्कुरा करके लाड डांट करती हैं हमसे, अर्थात प्रत्येक कविताएं आपको कहीं न कहीं एक आनंद और खुशी आपके जीवन में बिखेरती हैं और एक से बढ़कर एक आपको शिक्षाएं प्रदान करती हैं और प्यार की बातें करते हैं। कभी कभी तो इन कविताओं में मरने और जीने की चलती हुई सीढ़ियां, श्रद्धाएं चढ़ती हैं और यहाँ पर मरने जीने की भी कहानी बातें कविताएं सुनने को मिलती हैं। जलती हुई सीढ़ियां हैं, अर्थात आपको प्रकाशित हुए आपके रास्ते भी हैं और ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए आपको रास्ते भी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र भी मिलते हैं। यहाँ पर घबराए हुए प्रतीक भी मिलते हैं ऐसे चित्रों में कि घबराहट होती है जिन्हें देख करके, और मुस्कुराते हुए भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं। मैं घर पर जब लौटता हूँ, यहाँ पर आता है मैं घर पर जब लौटता हूँ, तो गजानन माधव जी क्या कहते हैं कि उपमाएं मिलती हैं, अनेकों प्रकार की उपमाएं द्वार पर आते ही मुझसे कहती हैं। जब जब मैं घर पर लौटता हूँ तो मेरे पास अनेकों उपमाएं, अनेकों उसकी रूप मुझे देखने को यहाँ मिलते हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए, अर्थात मन में ये वेदना होती है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि अभी मैंने संपूर्ण अध्ययन नहीं किया है, अभी मुझे सैकड़ों वर्ष जीना चाहिए और जी करके मुझे इसका आनंद और इसकी गहराइयों का और अध्ययन करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। घर पर भी
पग पग पर चौराहे मिलते हैं। लेखक बहुत सही अपनी बात को कहता है कि गजानन माधव जी मुक्तिबोध जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं को शब्द देते हुए कहते हैं कि बाहें फैलाए हुए घर पर भी कदम कदम पर चौराहे मिल जाते हैं। घर पर भी कदम कदम पर, पग पग पर अर्थात कदम कदम पर मुझे चौराहे मिलते हैं। वो चौराहे ऐसे हैं जो अपनी बाहें फैला करके सैकड़ों सैकड़ों राहें उससे निकलती हैं, सौ सौ रास्ते उससे निकलते हैं, उसमें शाखाएं और प्रतिशाखाएं निकलती दिखलाई पड़ती हैं। अर्थात उनमें से अनेकानेक भेद और उपभेद भी पनपते हुए और निकलते रहते हैं। जिस प्रकार से नवजीवन रूप दृश्य वाले सौ सौ विषय रोज मिलते हैं, अर्थात जिस प्रकार मूल वृक्ष में हजारों शाखाएं निकल करके चारों ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन नए नए रूप और दृश्यों वाले अनेकानेक विषय हमारे सामने मिलते रहते हैं। मैं बार बार इस बात पर विचार करता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ अर्थात विचार करता हूँ कि जीवन में आज के लेखक के सामने विषय ढूंढने में जरा सी भी कठिनाई नहीं है। लेखक की कठिनाइयां ये नहीं कि विषयों की लेखक की कठिनाइयां ये नहीं कि कमी है विषयों की, अर्थात विषयों की कमी नहीं है, अर्थात अनेकों विषय हैं। वास्तव में विषयों की अधिकता है और विषयों में विविधता है और अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का उनका कारण भी है। लेखक की इन विविध प्रकार की लेखक का तात्पर्य है कि इन विविध प्रकार के विषयों में उपयुक्त और उपयोगी विषय का चिंतन कर पाना, अर्थात ये उपयोगी विषय का चयन कर नहीं पाता है, अर्थात इस विषयों पर आसानी से ढूंढ नहीं पाता है। जैसे कि लोगों ने कहावत कहा करते हैं कि गन्ने के खेत में व्यक्ति को ढूंढ तो गन्ना ढूंढने नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जब यहाँ विषयों और यहाँ पर लेखक के सामने जो नाना प्रकार के विषय हैं, विषयों की इतनी अधिकता है कि वो लेखक चुनाव नहीं कर पाता कि किन विषयों पर हमें रचना करनी है। यहाँ पर ये आपकी जो व्याख्या थी व्यक्त किया गया है और अब संक्षेप में हम इस पर लेकर चलेंगे कि आपके जो काव्य सौंदर्य व्यक्त किया गया है उसको भी देखिएगा। काव्य सौंदर्य में कवि का मत है कि जीवन के विकल्पों से परिपूर्ण है, जीवन में विकल्पों की कहीं कमी बिल्कुल नहीं है। भाषा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और भाषा इसकी सरल सहज खड़ी बोली, फिर भी उर्दू शब्द देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक आ रहा है कि उर्दू शब्दों की प्रधानता है और अलंकारों इसमें विश्व है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकारों की आधिक्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रासाद है और गुण इसमें प्रसाद है और छंद इसमें मुक्त कविता है, इसमें छंद मुक्त कविता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी है। कदम कदम पर जैसे दिया, कदम कदम शब्द जो है ये पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर दिया हर एक छाती में हीरा है, जैसे रूपक अलंकार मिलेंगे। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रासाद है और छंद मुक्त का अर्थात मुक्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अगला पैराग्राफ है और इसमें भी देखिएगा काव्य सौंदर्य जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कवि ने सामान्य शब्दावली से भी विशिष्ट अनुभवों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। भाषा इसमें सरल सरस और खड़ी बोली है। अलंकार इसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा है एवं अनुप्रास है। रस इसमें श्रृंगार है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण, काव्य के गुण इसमें प्रासाद गुण भी है और माधुर्य गुण भी है। छंद इसमें मुक्त है। इस प्रकार मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और अलंकारों में आपको बताया कि अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों से परिपूर्ण ये काव्य है। अगला इसी में देखिएगा ये दुख की कथा है और इसमें तरह तरह जैसा आया है, ये तरह तरह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। बार बार उन्हीं शब्दों को कहा गया है। इसी के साथ आप देखिएगा कवि ने सामान्य शब्दावली से भी विशिष्ट अनुभवों को
बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया है। भाषा भी इसमें भी सरल है, सरस है। उपमा और प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार से परिपूर्ण ये काव्य। रस इसमें श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें काव्य की गुण इसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है, और छंद का नाम इसमें मुक्तक। अंतिम पैरा देखिए, घर पर भी आप इसमें कवि का मत है, काव्य सुंदर में कवि का मत है कि लेखक को विषय खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज विषयों की भरमार है, वो यह तो देखिए, वो तो उसके इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर काटते हैं कि नाना प्रकार के विषय हैं, और एक जिस विषय पर आप कदम रखेंगे उसमें 100 राहें निकलती हैं, अर्थात 100 विषय उससे बन जाते हैं। भाषा इसमें भी बहुत ही सरल है, सरस है, और प्रतीकात्मक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी उदाहरण, जैसे पग पग यहाँ पर आया है, और ये पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। यहाँ शाखाएं प्रशाखाएं, यहाँ पर रूपक अलंकार और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। नवजीवन में भी रूपक अलंकार है, और रोज रोज यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसके साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। क्योंकि यहाँ पर श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है, प्रकृति की अनेक रास्तों का सुंदरता का वर्णन है, इसमें श्रृंगार रस है। और गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है, गुण प्रसाद गुण भी है और माधुर्य गुण भी है। छंद मुक्तक छंद का प्रयोग किया, सफल प्रयोग किया गया है, यहाँ पर छंद मुक्त है, इसलिए मुक्तक छंद अर्थात मुक्त छंद के नाम से जाना जाता है, मुक्त छंद है। और अब हम चलेंगे कि इस पाठ पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अभी आपने इसकी व्याख्या सुनी है, संदर्भ भी सुना है, इसका काव्य सौंदर्य सुना है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये भी आपने जान लिया है। काव्य के गुण भी आपने जान लिया है, शब्द शक्ति क्या होती है ये भी आपको बताया गया था। अब आगे चलते हैं कि इस पाठ पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर कैसे देंगे। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे कदम कदम पर, ये आपको पेपर में इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होगा ये, और ये पैराग्राफ थोड़ा सा कुछ बड़ा है, यहाँ तक आया है, और इसको अध्ययन करने के लिए मैंने आपसे बताया, इसकी जो व्याख्या अभी हमने की है उस व्याख्या को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसको सुनने के पश्चात ही इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ रेखांकित अंश भी किए गए हैं। ये मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए, वो चौराहे कैसे हैं? बाहें फैलाए हुए हैं, और एक पैर रखते हैं, तो उस एक पैर रखते हुए उसमें सैकड़ों राहें निकल पड़ती हैं, अनेक रास्ते उससे और निकल पड़ते हैं। मैं उन सब का अनुभव और सबसे उसका गुजरना चाहता हूँ, सभी राहों का दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं वो राहें, इतने अच्छे लगते हैं, उनके तजुर्बे, अपने सपने, मतलब उनके सपने, अपने सपने सभी सच्चे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं और सही प्रतीत होते हैं। अजीब सी आकुलाहट मेरे चित्त में, दिल में उभरती रहती हैं, और मैं बहुत गहरे में उतर जाना चाहता हूँ, और जाने क्या मिल जाए, अर्थात जगह इस आगे रास्ते में पता नहीं क्या होगा। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में एक चमकता हुआ हीरा है, और हर एक छाती में आत्मा बहुत ही अधीर है, पीड़ा है। कहीं न कहीं प्रत्येक मुस्कुराते हुए सुस्मित विमल सदा नीरा है, जैसे प्रवाहित हुई जल से परिपूर्ण प्रवाहित होती हुई सभी नदी के समान है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में बहुत बड़ी काव्य की महाकाव्य है, पीड़ा है और दर्द है, और पल भर में उन सब के दर्द का, उन सभी रास्तों का मैं अनुभव करना चाहता हूँ, उनको दर्शन करना चाहता हूँ, और प्रत्येक हृदय में उर्मे से तिर जाना चाहता हूँ, अर्थात सभी के हृदय की पीड़ा को सुनना जानना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता रहता हूँ, और अजीब है मेरी जिंदगी। ये आपके जो काव्यांश पढ़ा है, इस काव्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ पूछा जाएगा 2 नंबर का, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, इसमें आपसे पूछा गया 2 नंबर, इसके आपको मिलेंगे। और तीसरा प्रश्न आपसे है, कवि सदैव प्रयत्नशील अवस्था में विद्यमान क्यों रहता है, ये भी आपका उत्तर देंगे 2 नंबर। प्रस्तुत पद्यांश किस छंद में है, तो वो आपको छंद का बताना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको 2 नंबर इसमें मिलेगा। और अगला दिया गया 5वां और अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा।
ये रेखांकित अंश जो आपको बताए गए थे उसकी व्याख्या करना है। इस तरीके से आपको ये जो 5 प्रश्न है आपको 10 नंबर मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपने संजो लिया होगा, कई प्रश्नों के उत्तर तो आपके बन भी गए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसके उत्तर देंगे। उत्तर देने के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आप उत्तर डालिए और यहाँ साइड में, और यहाँ ऊपर जरूर लिखिएगा प्रश्न नंबर इतने, और मुझे कदम कदम पर प्रश्न नंबर खंड का, और यहाँ पर सीधा संकेत लिख दिया करें तो आसानी होती है। फिर आप उत्तर लिखिएगा फर्स्ट नंबर, प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित चांद का मुंह टेढ़ा है से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यांजलि की चांद का मुझे कदम कदम पर नामक शीर्षक या कविता से उद्धृत है, और इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सेकंड नंबर आप प्रश्न एक लाइन छोड़ करके सेकंड नंबर ऐसे ही डालेंगे, और फिर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आप बताएंगे कि कवि यह संदेश देता है कि जीवन में विकल्पों से परिपूर्ण है, जीवन में विकल्पों की कमी नहीं है। आप अपने शब्दों में दीजिएगा जैसा आपको याद है, जीवन में कहीं पर भी विकल्पों और विषयों की कमी बिल्कुल नहीं है, परिपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। तो इस प्रकार नोट करिएगा, कविवर मुक्तिबोध का आशय है कि जीवन में आगे बढ़ने के अनेकों विकल्प हैं, उन विकल्पों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। कवि सदैव प्रयत्नशील रहता, हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने विकल्पों की कमी नहीं है, और विकल्पों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कोई भी विकल्प प्राप्त नहीं होगा, कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था चौथा, कि प्रस्तुत पद्यांश में छंद कौन सा है। तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश मुक्त छंद में है, अर्थात मुक्त छंद कहा जाता है। अब आइएगा पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या बताएंगे, इस प्रकार हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद डैश करके लिखिए, मुझे कदम कदम पर अपनी बाहें फैलाए हुए असंख्य चौराहे मिलते हैं, और जब उन चौराहों पर मैं आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाता हूँ, वैसे ही उनमें से कितने ही दूसरे मार्ग या अनेकों मार्ग निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं, और मैं उन सभी रास्तों से जा करके जाना चाहता हूँ, सभी रास्तों से भी निकलना चाहता हूँ। कविवर मुक्तिबोध जी के इस कथन का आशय ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेकों विकल्प हैं, और वे विकल्प, ये जितने भी विकल्प हैं, ये विकल्प नित्य प्रति व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई विकल्प स्वीकार कर लेता है तो उसमें से भी अनगिनत विकल्प प्रकट होने लगते हैं। इसलिए कहीं न कहीं विकल्पों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारे लिए प्रयास की कमी है, प्रयत्न की कमी है, कोशिश की कमी है। इसलिए हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये कविता का जो उद्देश्य रहा है और वो स्पष्ट हुआ। अब आइए इसी के साथ दूसरा पैराग्राफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी हम आप लोग देख लेते हैं। घर पर भी पग पग चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नव जीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय मिलते हैं, रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई ये नहीं कि कमी है विषयों की, वरन ये कि आधिक्य है उनको सताता है, और वो ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। इस प्रकार की आपका पद्यांश आपके पेपर में दिया गया है, और उस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिएगा। तो आप क्या बताएंगे, ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, बिल्कुल सही। और चौथा प्रश्न है आपसे कि संसार तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या परिलक्षित होते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कवि को कहां पर चौराहे
और उन पर अपनी बाहें फैलाए हुए सैकड़ों राहें मिल जाती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और आइए हमने इनके उत्तर भी दिया है आपको, आप उन्हें देख लीजिएगा, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से पहले जानिए। और सही उत्तर देने के लिए आपको हमने इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपको बताई है और उसका काव्य सौंदर्य भी बताया है, तो उसमें स्पष्ट है, कई प्रश्न आपको वहां से मिल गए हैं। आइए यहाँ पर आप प्रश्न संख्या डाल करके और सीधा उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर फर्स्ट में कि प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित चांद का मोटेड़ा है से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें दूसरा सेकंड नंबर आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे आप हेडिंग डालिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और डैश करके सीधा इसकी व्याख्या लिखेंगे कि माधव मुक्तिबोध जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे घर पर ही कदम कदम पर चौराहे मिल जाते हैं और उन पर अपनी बाहें फैलाए हुए सैकड़ों राहें और निकल पड़ती हैं। अनेक उन्हें उनके अनेकानेक भेद और उपभेद भी पनपते हुए दिखलाई पड़ते हैं, निकलते रहते हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष से शाखाएं और प्रति शाखाएं भी निकल करके चारों ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार मुझे भी प्रतिदिन नए नए रूप और सदृश्य वाले नए नए दृश्य वाले अनेकानेक विषय भी मिलते रहते हैं। और मैं बार बार इस बात पर विचार करता रहता हूँ कि निश्चित ही आज के लेखक के सामने विषयों की कमी नहीं है। यही कारण है कि लेखक विविध प्रकार के विषयों में से उपयुक्त और उपयोगी विषय का चयन नहीं कर पाता है। जैसे गन्ने के खेत में मनुष्य गन्ना नहीं ढूंढ पाता है, उसी प्रकार से विषयों के इस खेत में, विषयों के इस राहों में कहीं न कहीं हम आप लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। आइए, ये आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया था, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो आपको बताया गया था चौराहा जिस समस्त पद का, ध्यान से सुनना, जिस समस्त, ये समस्त पद है, ये चौराहा जो है ये समस्त पद कहलाता है। जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर चौराहा में चार रास्ता, ये चार आपका संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, संसार तथा जीवन में विषयों की अधिकता और विविधता परिलक्षित होती है। क्या परिलक्षित होती है? आपको बताया गया था संसार तथा जीवन में विषयों की अधिकता है और विविधता दिखलाई पड़ती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कवि को घर पर ही कदम कदम पर चौराहे और उन पर अपनी बाहें फैलाए हुए सैकड़ों राहें मिल जाती हैं। ये आपको उत्तर दिए गए हैं और प्यारे बच्चों, आपने पूरे मन से इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इसके संदर्भ और जीवन परिचय का, इनकी रचनाओं का आपने अध्ययन किया है। और इसी के साथ ये अब आज का जो क्लास है समाप्त होती है। कल इनका अगला जो पाठ है गिरजा कुमार माथुर जी का, उसको हम आपको बताएंगे, अर्थात उन्होंने चित्र में धरती कैसे आपके लिए लिखा है, इसको आप पढ़ करके आइएगा और इसके नोट्स भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।